वेलकम टू क्लास 10। पिछले क्लास तक हम लोगों ने देखा था चैप्टर 1 में हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बहुत कुछ जाना है और पढ़ा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर रिएक्शन स्टेटमेंट दिया हुआ हो, रासायनिक कथन दिया, अभिक्रिया कथन दिया हो, तो उससे हम कैसे शब्द समीकरण लिखते हैं और शब्द समीकरण के बाद कैसे हम लोग उसको रासायनिक समीकरण में बदलते हैं और फिर उसको संतुलित करना आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए पहले जो हमने पिछले क्लास में जो हम लोगों ने सीखा है उसको एक बार और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण का, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, अगर इसकी हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो तरीका अपनाते हैं वो तीन तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा फाइनल जो तरीका है। पहला तरीका है अभिक्रिया कथन लिखना, यानी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को एक कथन, एक वाक्य या स्टेटमेंट के रूप में लिखना। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन स्टेटमेंट। रिएक्शन स्टेटमेंट, अगर रिएक्शन स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग आरएस कहेंगे। हालांकि किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आर से रिएक्शन, एस से स्टेटमेंट शॉर्टकट में लेकर चला ताकि आप हमारे डिस्कशन को समझ सके। दूसरा जो है वर्ड इक्वेशन, यानी शब्द समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, शब्द समीकरण के द्वारा हम निरूपण कर सकते हैं। और शब्द समीकरण से निरूपण करने के लिए हम लोग जो लेंगे वर्ड इक्वेशन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे वर्ड इक्वेशन। आप चाहो तो इसको WE कह सकते हो। और तीसरा है रासायनिक समीकरण, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इतना काम कर सकते हो केमिकल इक्वेशन। तो मुख्य से हम लोग तीन काम करेंगे। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने का पहला काम है अभिक्रिया कथन के रूप में निरूपण करना। दूसरा है शब्द समीकरण के रूप में निरूपण करना। इसका उपयोग हम लोग ना के बराबर करेंगे, इसे नहीं ना लिखे तो ज्यादा बेहतर है। तो अभिक्रिया कथन को हम शॉर्टकट यूज करेंगे RS, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया उसका शॉर्टकट RS। और शब्द समीकरण को वर्ड इक्वेशन कहेंगे। और तीसरा जो है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम अभिक्रिया कथन की बात करें तो क्या है, अभिक्रिया कथन मुख्य रूप से एक कथन है जिसमें हमें क्या, एक साधारण सा कथन है जिसमें हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उस अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों की सूचना मिलती है, अर्थात अभिकारकों एवं उत्पादों के नामों का सूचना मिलता है। तो पहला था अभिक्रिया कथन, अर्थात रिएक्शन स्टेटमेंट। क्या है भाई, तो हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल reaction with the help of a simple statement that mentions reactants, products and various reaction conditions like temperature, pressure, presence of catalyst, etc. यानी कि हिंदी अगर बात करें तो साधारण कथन द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण जो अभिकारकों, उत्पादों एवं विभिन्न अभिक्रिया परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक की
उपस्थिति इत्यादि की सूचना दे। तो अगर हम बात करें अभिक्रिया कथन का, तो अभिक्रिया कथन मुख्य रूप से क्या है, तो एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, निरूपण है। लेकिन यह निरूपण हम सिंपल स्टेटमेंट या साधारण कथन द्वारा करते हैं। लेकिन इस कथन में तीन चीजों की सूचना मुख्य रूप से होगी। हालांकि दो चीजों की सूचना तो बिल्कुल आवश्यक रूप से होगी, और तीसरी चीज की सूचना दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। दो चीज जो अनिवार्य रूप से होंगे वो है अभिकारक और उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा रिएक्टेंट है और कौन कौन सा प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट्स, कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसकी सूचना तो रासायनिक कथन अभिक्रिया कथन में होगी ही होगी। इसके अलावा हो सकता है कि अभिक्रिया कथन में आपको विभिन्न प्रकार के रिएक्शन कंडीशन, जैसे कि रिएक्शन कितने तापमान पे हो रहा है, कितने दाब पे हो रहा है, क्या उस रिएक्शन के दौरान कोई उत्प्रेरक या कैटलिस्ट उपस्थित है या नहीं है, इसकी सूचना भी आपको रिएक्शन अभिक्रिया में स्टेटमेंट में मिल सकता है। जरूरी नहीं है, लेकिन दो चीज तो आवश्यक रूप से रहेगी, एक रिएक्टेंट की सूचना, दूसरा प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारकों और उत्पादों की सूचना आवश्यक रूप से अभिक्रिया कथन में होती ही होती है। चलिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। रिएक्शन स्टेटमेंट 1, कंडीशन यह है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो स्टेटमेंट ये हो जाएगा, हाइड्रोजन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर विथ अ पॉपिंग साउंड प्रोड्यूसिंग वाटर। हिंदी में बात करें तो रिएक्शन एक्शन कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति में जलकर जल का निर्माण करता है। तो ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले है, यानी कि जो रिएक्शन प्रोड्यूसिंग के बाद है वाटर, यानी वाटर प्रोड्यूस रहा, मतलब रिएक्शन के दौरान बन क्या रहा है, वाटर। तो वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन उससे पहले क्या क्या यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन जल रहा है तो हाइड्रोजन यूज हो रहा है, और किसकी उपस्थिति में जल रहा है, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी यूज हो रहा है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो बन रहा है वाटर। तो यहां पर अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसमें सूचना जो रिएक्टेंट्स की सूचना है, रिएक्टेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, तो रिएक्टेंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसमें प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो प्रोडक्ट में तो एक ही प्रोडक्ट है और वो है वाटर। क्या इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन है, तो बिल्कुल है। हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि रिएक्शन कंडीशन भी कह सकते हैं कि बिना हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन जलेगा नहीं। और दूसरी बात, यहाँ एक प्रक्रिया जिसका नाम दहन है, उसका भी सूचना इसमें है। और तीसरी बात, हिंदी में तो नहीं लेकिन अंग्रेजी रिएक्शन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कैसा साउंड निकलता है, कैसा आवाज निकलता है, पॉपिंग। और पॉपिंग को हिंदी में कहते हैं भप 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 का आवाज निकलेगा, इस तरह का आवाज भप 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 निकल के जलेगा, और जलने के बाद क्या होगा, जल का निर्माण होगा। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो एक एग्जांपल है रिएक्शन स्टेटमेंट का। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं और हम लोग लिखेंगे भी आगे चल के। और रिएक्शन स्टेटमेंट के आधार पे हम आगे देखेंगे वर्ड समीकरण कैसे लिखते हैं, वर्ड समीकरण होता क्या है। तो यह भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण है। लेकिन यह निरूपण रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पादों के नाम का उपयोग करके किया जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट है तो रिएक्शन स्टेटमेंट तो क्या, डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है कि विस्तार से उसका निरूपण है, पूरा विस्तृत निरूपण है रासायनिक अभिक्रिया का। कौन, रिएक्शन स्टेटमेंट या अभिक्रिया कथन। लेकिन सब समीकरण थोड़ा सा ब्रीफ है, थोड़ा सा शॉर्ट है। तो यहां में बात करेंगे कि ये क्या है, तो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल reaction using the names of reactants and products। अलग अलग भाषा का शब्दों का नाम का उपयोग किया जा सकता है। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी नाम का उपयोग करेंगे, अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी नाम का उपयोग करेंगे, चाइनीज में लिख रहे हैं तो चाइनीज नाम का उपयोग करेंगे। जिस भाषा में लिखेंगे उस भाषा में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का नाम का उपयोग करके हम कर सकते हैं। हिंदी अगर इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, अभिकारकों एवं उत्पादों के
नाम का उपयोग कर रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण अगर हम करते हैं, शॉर्ट में संक्षिप्त निरूपण, यही है शब्द समीकरण। थोड़ा उदाहरण देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक रिएक्शन स्टेटमेंट है कि मैग्नीशियम का फिता ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनाता है। इसी रिएक्शन स्टेटमेंट को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन, फिताइन रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, यानी दो चीज उपयोग हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो दोनों अभिकारक हो गए और बन क्या रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो गया। इस आधार पे अगर हम शब्द समीकरण लिखें तो शब्द समीकरण में सिर्फ नाम का उपयोग कर देना है और बीच में प्लस या प्लस साइन लगा देंगे, अभिकारकों के नाम के बीच में प्लस साइन, उसके बाद एरो, तो शब्द समीकरण लिखने में ज्यादा कुछ नहीं करना। बायां तरफ यानी कि शब्द समीकरण के दो पार्ट हैं, LHS और बीच में एरो और फिर RHS। ये फॉर्मेट है शब्द समीकरण का। LHS में क्या होगा, रिएक्टेंट्स नेम होंगे, रिएक्टेंट्स नेम, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट्स नेम, प्रोडक्ट नेम। अगर एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है तो सिंपली रिएक्टेंट, एरो देखे प्रोडक्ट। लेकिन एक से अधिक रिएक्टेंट या एक से अधिक प्रोडक्ट है तो दो नामों के बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग होगा। जैसे यहां पर रिएक्टेंट दो ठो है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया अभिकारक। अभिकारक के बाद एरो चिन्ह देना, एरो चिन्ह दे देंगे। इसके बाद उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा अभिक्रिया कथन पूरा हो गया। अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया अभिक्रिया यानी शब्द समीकरण। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं शब्द समीकरणों का। व्हेन जिंक डस्ट is added to a test tube containing, हाँ बोलिए, dilute sulfuric acid, then when zinc dust is added to a test tube containing dilute sulfuric acid, then zinc sulfate is formed along with the evolution of hydrogen gas। यानी कि व्हेन जिंक डस्ट, जब जिंक डस्ट को हम ऐड करते हैं, डालते हैं किसमें, टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेगा, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, यहां पर रिएक्टेंट है, अभिकारक है। देन क्या बनता है, तो जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। लेकिन केवल जिंक सल्फेट अकेला नहीं बनता, अलॉन्ग विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी जिंक सल्फेट के बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यानी कि उत्पाद भी दो हो गए, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अगर इसका हमको वर्ड इक्वेशन लिखना है तो वर्ड इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो नाम लिखेंगे पहले रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का नाम है जिंक प्लस दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। बन क्या रहा है, बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये हो गया रिएक्शन, यानी कि शब्द समीकरण, यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक
अम्ल, क्या बनेगा? तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये हो गया सब समीकरण। एक एग्जांपल और हुआ सब समीकरण का। रिएक्शन स्टेटमेंट अभिक्रिया कथन से हम वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये आपको पता चल गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि वर्ड इक्वेशन और रिएक्शन स्टेटमेंट का उपयोग करके हम रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तीसरा, केमिकल इक्वेशन। तो हमने अभी तक पढ़ा रिएक्शन स्टेटमेंट से वर्ड इक्वेशन, ये दोनों को हमने परिभाषित कर दिया, और वर्ड इक्वेशन से हम आगे पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को परिभाषित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन क्या है? तो ये भी एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन using symbol or formulae of reactants and products। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जब हम सिंबल या फॉर्मूले का उपयोग करके शॉर्ट में केमिकल अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल और फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। इसको हिंदी में अगर बात करें तो हम कहेंगे अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेतों अथवा सूत्रों द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। यानी रिएक्शन स्टेटमेंट पूरा का पूरा वाक्य था जिसमें रिएक्टेंट, अभिकारक का, उत्पाद का और कुछ अभिक्रिया परिस्थितियों का जिक्र होता था। वर्ड इक्वेशन में हमने अभिकारक और उत्पाद को उनके नाम के द्वारा रिप्रेजेंट किया, और केमिकल इक्वेशन में हम क्या करेंगे? नाम के जगह पे हम सिंबल या फॉर्मूले का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करेंगे, और ये सिंबल या फॉर्मूला रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हो सकता है। याद रखना है कि अगर किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का सिंबल और फॉर्मूला दोनों अलग अलग हो तो वैसी स्थिति में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि सिंबल। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि रिएक्शन स्टेटमेंट है व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इन aqueous blue solution of copper sulfate, then a green solution of ferrous sulfate is formed and brown copper is deposited over iron nail। यानी ये कह रहा है कि जब हम ब्लू सॉल्यूशन ले रहे हैं किसका? कॉपर सल्फेट का, उसमें लोहे की कांटी डाल देते हैं तो क्या होता है कि एक ग्रीन सॉल्यूशन बन जाता है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का ग्रीन सॉल्यूशन बन जाता है और साथ में ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो आयरन नेल, लोहे की कांटी पे डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट में है कॉपर सल्फेट और आयरन। तो हम जब वर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो वर्ड इक्वेशन हो जाएगा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बन रहा है फेरस सल्फेट यानी FeSO4। इसके बाद ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो रहा है लोहे की कांटी का, तो लोहे की कांटी तो पहले से ये तो नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या? कॉपर, तो बनेगा कॉपर का CU। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, सॉरी वर्ड इक्वेशन में यहां पे लिखेंगे फेरस सल्फेट प्लस कॉपर।
ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अगर इसको हम केमिकल इक्वेशन में बदलेंगे तो लिखेंगे आयरन का सिंबल और फॉर्मूला दोनों Fe होता है, तो हम Fe लिख दिए, प्लस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 एरो का चिन्ह, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 और प्लस कॉपर का चाहे फॉर्मूला कहिए या सिंबल कहिए होता है Cu। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यहाँ देखने से लग रहा है बैलेंस है, संतुलित है। अगर संतुलित नहीं होगा तो संतुलित करने का अगला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन संतुलित है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल हुआ तो आई थिंक आपको समझ पाएंगे। यहाँ देखिए रिएक्शन स्टेटमेंट जो है उसमें हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पूरा जिक्र किया है। इसमें कोई कंडीशन होता तो उसका भी जिक्र करता और नहीं भी कर सकते थे, उसके लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन जब वर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम का उपयोग कर लिए, और जब केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उनके सिंबल या फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट is strongly heated in absence or little presence of air, oxygen, then it decomposes to form calcium oxide and oxygen, calcium oxide, carbon dioxide, calcium oxide and carbon dioxide गैस या कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली इतना ही लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया रिएक्शन स्टेटमेंट। वर्ड इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, एरो दे देंगे। चाहे तो हम रिएक्शन कंडीशन भी लिख सकते हैं, यहाँ हीट कर रहे हैं तो हीट के लिए डेल्टा दे देंगे, या फिर इसके ऊपर डेल्टा न देकर के हीट भी लिख सकते हैं। हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया वर्ड इक्वेशन। नाउ कंसिडरिंग इट्स केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। सूत्र लिखना आगे हम लोग पढ़ेंगे। हीट करेंगे, यही एक रिएक्टेंट है, तो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो बैलेंस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का सिंबल और फॉर्मूला अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंबल को प्रेफर नहीं करेंगे, हम लोग प्रेफर करेंगे किसको, फॉर्मूला को। अर्थात हम संकेत का उपयोग नहीं करेंगे, वहां पर उपयोग करेंगे किसका, फॉर्मूला का। सो यहां पर नोट डाउन करना है, व्हेन द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्टेंट और a product is different, are different, then formula is preferred। तो ऐसी स्थिति में यहां पे फॉर्मूला को प्रेफर करेंगे, ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा वरीयता देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन है, कैल्शियम प्लस क्लोरीन बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसका आप रिएक्शन स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैल्शियम reacts with chlorine to form calcium chloride। ये रिएक्शन स्टेटमेंट हो गया, और इस रिएक्शन स्टेटमेंट के आधार पे ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अब इसका जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन जब लिखेंगे तो कैल्शियम का सूत्र या सिंबल कहिए या फॉर्मूला कहिए, दोनों CA है तो ठीक है। प्लस क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और फॉर्मूले जो है क्लोरीन का फॉर्मूला वो है Cl2। तो ऐसी स्थिति में क्लोरीन का हम दोनों अलग अलग है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, तो जाएगा यहाँ पे Cl2 और एरो देके लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो रिएक्शन बैलेंस करने से पहले हम लोग ये जान लें कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, स्केलेटल या इसको अनबैलेंस्ड कहते हैं, और दूसरा है बैलेंस्ड। अगर हिंदी बात करें तो इसको कहते हैं कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण, और ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम बात करें डेफिनेशन दोनों का तो
सबसे पहली बात कि कंकाली या असंतुलित रिएक्शन केमिकल इक्वेशन जो है, यानी स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is an equation where number of each type of atoms is not equal on both reactant and product sides. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स साइड्स। यानी अगर हम बात करें असंतुलित समीकरण का, तो एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में इंडिविजुअल एटम या प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। और ठीक इसके उल्टा यहां पे हम बात करेंगे, तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन where number of each type of atoms is same, और सेम के जगह पे इक्वल भी कह सकते हैं, on both reactants and product side। दोनों तरफ बराबर हो, रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट से दोनों तरफ बराबर होंगे तो संतुलित, नहीं बराबर हुए तो असंतुलित। किसकी संख्या? एटम्स, प्रत्येक प्रकार के एटम की संख्या रिएक्टेंट साइड में जितनी होगी उतना ही उस प्रकार के एटम की संख्या प्रोडक्ट में भी होगी, तो संतुलित, नहीं होगी तो असंतुलित। हम लोग ले लेते हैं एक अनबैलेंस्ड यानी असंतुलित केमिकल रिएक्शन जो है सोडियम इक्वेशन ले लेते हैं। सोडियम प्लस H2SO4 बनता है सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन जो है पहले हम देख लेते हैं एटम। अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड में तो इसको कहेंगे रिएक्टेंट साइड। यहां पर सोडियम की एटम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट साइड। इस तरफ अगर देखा जाए तो सोडियम की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, सल्फर भी दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, लेकिन सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ सोडियम 1 है। तो क्या संतुलित समीकरण हुआ? प्रत्येक प्रकार के एटम का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का बराबर है, सल्फर का बराबर है, ऑक्सीजन का बराबर, लेकिन सोडियम का बराबर नहीं है, तो एक असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक टेबल बनाएंगे, एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। इस टेबल में हम पहले फिलअप करेंगे डाटा। तो इनमें कौन कौन से एटम है? तो सोडियम एटम है, एटम टाइप में सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर है ना, सोडियम है, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और आगे हो गया ऑक्सीजन। और रासायनिक समीकरण में या रासायनिक परिवर्तन में नया प्रकार का कोई पदार्थ बनता ही नहीं है, इसलिए जो एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे, जो परमाणु रिएक्टेंट साइड में होंगे, वही परमाणु प्रोडक्ट साइड में होंगे। तो एक तरफ से मिला दिया तो इधर मिल जाएगा, देख लीजिए सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, गिन लेते हैं संख्या। इधर 1 है, गिना हुआ है भी यहाँ पे। सोडियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और उधर भी 2 है। सल्फर यहाँ 1 है और उधर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 4। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, हाइड्रोजन बच गया सोडियम। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, हम 2 से गुना कर देंगे रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कहाँ? यहाँ है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। इस फार्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस फार्मूला के अंदर कोई नंबर ऐड नहीं होगा। जब भी कोई नंबर ऐड करेंगे तो हम इसके बाएं तरफ ऐड करेंगे, बाएं तरफ। ठीक है, तो यहाँ हमको 2 से गुना करना है किसमें? सोडियम में। तो यहाँ जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2Na प्लस H2SO4। क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2। ये है बैलेंस्ड केमिकल संतुलित समीकरण। यहाँ 2 से गुना कर दिया। अब आप देख सकते हैं 2 सोडियम इधर भी है, बाकी तो बराबर है। एक और असंतुलित समीकरण लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास समीकरण है कैल्शियम प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बनता है कैल्शियम फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बात और ध्यान देना इसमें कि आपको अभी चिंता नहीं करनी है कि सूत्र कैसे लिखना, सूत्र लिखना हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर बैलेंस करना है। अब देख पा रहे हैं अगर हम इस रिएक्टेंट साइड में बात करें, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इधर आते हैं, कैल्शियम की संख्या 3 है, फॉस्फोरस 1 दूना 2 है, ऑक्सीजन 4 दूना 8 हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाता है।
और हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कैल्शियम अलग अलग है, हाइड्रोजन भी अलग अलग है, फास्फोरस भी अलग है और ऑक्सीजन, कोई भी आइटम आपस में बराबर नहीं है। तो हम इसको संतुलित करें, उसी प्रकार संतुलित करने के लिए उसी प्रकार का टेबल बनाएंगे, एटम, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। एटम में है पहले कैल्शियम, कैल्शियम के बाद है हाइड्रोजन, फिर है फास्फोरस और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं किधर किधर कितना कितना है। तो कैल्शियम 1 है, उधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, फास्फोरस 1 है, उधर 2 है और ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 8 है। अब यहाँ पर ध्यान देना यह है कि पहले उस एटम को आप उस परमाणु को बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए जो दोनों तरफ एक एक जगह हो, सिंगल प्लेस पे हो। तो देख पा रहे कैल्शियम यहाँ एक जगह, यहाँ भी एक ही जगह, हाइड्रोजन यहाँ भी एक जगह, फास्फोरस यहाँ एक जगह, इधर भी फास्फोरस एक ही जगह, ऑक्सीजन भी एक ही जगह पे है। यानी कि इनमें से किसी को हम पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो कोई और क्राइटेरिया से तो हम नहीं जज पा रहे हैं कि किसको बैलेंस करें पहले। तो ऐसी स्थिति में हम फिर कुछ ऐसा आइटम ढूंढेंगे जिसकी संख्या विषम या सम हो, विषम हो और एक तरफ विषम और दूसरी तरफ सम हो। तो याद रखिए कैल्शियम इधर विषम है, इधर भी विषम है, इसको छोड़ देंगे। ऑक्सीजन सम है, सम का तो कुछ करना नहीं। यहाँ फास्फोरस विषम है, उधर में सम है, तो इसको भी आप कर सकते हो। या फिर हाइड्रोजन यहाँ विषम है, इधर सम है, तो या तो फास्फोरस या हाइड्रोजन को आप संतुलित पहले कर सकते हैं। तो अगर हम फास्फोरस को संतुलित करते हैं, पहले फास्फोरस को संतुलित करके देखते हैं। तो इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 से गुना करेंगे। तो अब फास्फोरस कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में, यानी रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे फास्फोरस है। तो याद रखना है कि इसके बीच में हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, इधर लगाएंगे। कितना गुना करना है? 2 से, तो 2 यहाँ लगा देंगे। तो पहले हम काम कर लेते हैं स्टेप 1 में, कैल्शियम प्लस 2H3PO4, यहाँ 2 लगा दिए, हो गया Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2। अब देखते हैं कि 2 लगाने से कहाँ परिवर्तन आया। तो 2 लगाने से फास्फोरस तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन बढ़ के 3 दूना 6 हो गया और ऑक्सीजन बढ़ के हो गया 4 दूना 8। ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 6 हो गया, फास्फोरस 2 तो हो गया, तो फास्फोरस तो दोनों तरफ बराबर हो गया और ऑक्सीजन 4 दूना 8 हो गया, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर फास्फोरस बराबर। अब बच गया कैल्शियम और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर 6 है, तो इधर 3 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ हम 3 लगाएंगे। तो अगला स्टेप जो जाएगा हो जाएगा कैल्शियम प्लस 2H3PO4 बैलेंस करेंगे, हो जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस 3H2। अब आगे देखते हैं कि 3H2 लिखने से क्या हो गया? हाइड्रोजन 6 हो गया, वो बैलेंस हो गया। अब बच रहा है कैल्शियम, 3 तो कैल्शियम। तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर में हम 3 से गुना कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में 3 से गुना कर देते, 3 बराबर हो गया, तो 3 यहाँ लग जाएगा। तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगाएंगे, तो जाएगा 3Ca प्लस 2H3PO4 बन जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस 3H2। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दे देता हूँ, उसे आप ट्राई कीजिएगा और बाकी किताब से भी ढूंढ करके आप बना सकते हैं। और कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ, तत्पर हूँ। तो होमवर्क के रूप में मैं आपको कुछ वर्क दे दूँ। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। नीचे दिए गए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिए। तीसरा, ये 4 आप ट्राई करेंगे, बैलेंस करेंगे। इन चारों केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और बाकी अपने बुक से भी कुछ इक्वेशन लिख के बैलेंस कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। आगे का भाग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।